हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि बार बार की असफलता को कैसे रोकें। यानी किसी पर्टिकुलर काम में अगर आपको लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो उसको कैसे रोकें, उसके लिए टैरो के क्या गाइडेंस हैं और आपकी लाइफ में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप शायद स्टक हैं और उससे निकल सकते हैं। तो यही सब आज रीड करूँगा, इसी को आज कवर करूँगा टैरो से। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं, लेकिन आज की जो पाइल है वो हर बार की पाइल से बिल्कुल डिफरेंट है। आज 3 कार्ड्स नहीं लिए हैं, आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ तीनों पाइल्स दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं। पाइल नंबर 1 उनके श्री चरण कमल, पाइल नंबर 2 माता लक्ष्मी का श्री यंत्र और पाइल नंबर 3 जो माता लक्ष्मी के हाथ में सदैव रहता है स्वर्ण कलश, सोने से भरा हुआ एक कलश। तो ये 3 पाइल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट हो रहे हैं। तीनों में से जो पाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, वैसे अच्छी तो सभी हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा पसंद आती हो, जिसके साथ एक फील आ रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी मैंने टाइम स्टैम्प्स बनाए हुए हैं जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट आउट कर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग आज पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए, प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। साथ ही साथ मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो अगर अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है, फिर से बता रहा हूं, इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करिए। व्हाट्सएप के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीममेट आपको प्रोवाइड कराएगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता लक्ष्मी के श्री चरणों को चूज किया था जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। इसी शुभकामना और इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करता हूं। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 2 किंग आपके लिए अपीयर। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। और कार्ड नंबर 3 की पोजीशन जो है दिस वन इज 8 ऑफ द कॉइंस। तो बढ़िया कार्ड आपके लिए अपीयर हुए हैं। बार बार की असफलता को कैसे रोकें, आज का जो ये टॉपिक है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको अपने जहन में, अपने माइंड में मैनेज करनी होगी, संभाल कर रख लेनी होगी। और वो है कि जब आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं तो सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कंफर्टेबल जोन में ना जाएं। वैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं टैरो से अलग, कंफर्टेबल जोन में जब हम चले जाते हैं या कभी कभी बहुत थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं और हमें लगता है कि हम काम नहीं कर सकते, तो एक्चुअली हमारी जो एनर्जी है उसका 40% ही यूज़ हुआ होता है, 60% अभी रिजर्व में लगा होता है। इसी वजह से पावर नैप्स काम करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट की अगर आप पावर नैप ले लें तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बूस्टअप मिल जाएगा और आप वापस अपने काम पे आ सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। अब वापस टैरो पे आते हैं। चीज़ें या सिचुएशन आपके पक्ष में है या नहीं है, इसको लेकर के जितनी डिस्टर्बेंस माइंड में बनी रहती है वो आपके काम को खराब करने के लिए एक तरीके से पूरा मोटिव है। दूसरा, आपका अच्छा होना, आपकी अच्छाई और कुछ कर दिखाने की एक जो लालसा है वो भी समस्या का कारण बन जाती है, क्योंकि उससे एक प्रेशर आ जाता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि कुछ दिखा देंगे, सबको जना देंगे, बता देंगे, तो वो एक मुसीबत कर देता है। तो उन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ा पीछे चलते हैं। जिन कामों में बार बार की आपको असफलता मिल रही है उस काम की शुरुआत ही मन से नहीं की गई ऐसा दिखता है। शुरुआत से ही आपको ऐसा लगता था कि शायद इसमें आप उतना सक्सीड नहीं हो पाए या ये काम नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। सराउंडिंग्स ने भी आपको हेल्प नहीं करी। आसपास का जो वातावरण था या सिचुएशन थी
वो आपके विपक्ष में नहीं थी, आपके निगेटिव में, आपके खिलाफ काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि खिलाफ नहीं थी बट वो आपके फेवर में भी नहीं थी, और अपनी स्थिति को सामाजिक तौर पे बेहतर करने के उद्देश्य से या सोसाइटी में एक इमेज बनाने का जो प्रयास था, उस प्रयास ने एक प्रेशर को क्रिएट किया, जिस प्रेशर की वजह से चीज़ें आपकी पकड़ से निकली। अब दूसरा यहाँ पर है कि अगर आप इस काम में या जिस काम में आप बार बार असफल हो रहे हैं, उसमें पहले तो सफलता को प्राप्त करने का आइडिया ही दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम साइड कर दीजिए कि इसमें मुझे सक्सीड होना है, ये करना वो करना। वो सफलता मीन्स रिजल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस मीन्स रिजल्ट ना। लाइक अगर कोई पर्सन, जैसे हम सुनते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में, बिल गेट्स, एलन मस्क, फलाने, ये वो अंबानीज, ठीक है इनके बारे में सुनते हैं कभी कभी, और लोग हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि ये लोग सफल हुए बड़ी मेहनत से, लेकिन वो मेहनत क्या थी हमें नहीं पता, राइट। अब आपको वो जो रिजल्ट है उसको छोड़ना होगा और आपको सिर्फ सीढ़ी के पहले, दूसरे, तीसरे पायदान को मैनेज करना होगा। यानी 10 सीढ़ी पहुंच करके आप सफल हो सकते हैं, तो 10वें पर क्या है और 10वें तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी कल्पना और प्लानिंग को साइड कर दीजिए। टारगेट है कि 10वें पर पहुंचना है, वो बना है, ठीक है, लेकिन 10वें पर पहुंचने का एक आग्रह, एक जिद जो है वो हटा दीजिए। ये एग्जांपल के साथ चल रहा हूं मैं ना, 10वीं सीढ़ी, इसको समझें आप। अब 8 ऑफ द कॉइंस कहता है कि जब आप पहली और दूसरी को मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं तभी तीसरी तक पहुंच सकते हैं। जंपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपने करके या तो देख लिया होगा या आप आगे बढ़ ही नहीं पाए होंगे, बीच में ही बाधाएं आई होंगी। तो आप शुरुआतों को मैनेज करें, ठीक है, शुरुआतों को मैनेज करें। अगर शुरुआत मैनेज हो जाती है तो आगे की चीज़ें मैनेजेबल होंगी, और वो इसीलिए होंगी क्योंकि जब आप छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो बड़ी उपलब्धियां हासिल हो जाती हैं। अगर सिक्कों का ध्यान रखें तो रुपए कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, जिसको वेस्टर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि इफ़ यू केयर पेनीज तो यू विल गेट डॉलर्स। अगर आप पेनीज का ध्यान रख लेंगे तो डॉलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही भारत में भी है कि अगर आप छोटे सिक्कों को संभाल के रखते हैं तो वो छोटे छोटे सिक्के रुपए में बदल जाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे गुल्लक में पैसा डालते हैं, फिर वो ढेर सारा हो जाता है। तो आपको भी वही करना है, गुल्लक में पैसा नहीं डालना है, लेकिन आपको अपने काम को सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप को पूरा करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अपनी किसी एक वीडियो में बताया भी था कि सफलता के लिए शुरुआत करना है तो 1% सफल होने की प्रयास करें, सिर्फ 1% के लिए प्रयास करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1%। जैसे मैंने एक बार बताया था ना कि अगर किसी के पैर में पैरालिसिस मार देता है और उसके पैर काम नहीं कर रहा होता, तो ये आप कहीं किसी कोई आपका शुभचिंतक अगर ऐसा कुछ है प्रॉब्लम में तो उसको बता सकते हैं। उसको पूरा पैर हिलाने के लिए कहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप सिर्फ अपने पैर के अंगूठे पे कंसंट्रेट करें और अंगूठे को हिलाएं। वो पर्सन अगर अंगूठे को हिला लेता है तो उसके पूरे पैर की रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसे ही है, आपने अगर पहली सीढ़ी को कंप्लीट कर लिया तो दूसरी सीढ़ी की पॉसिबिलिटी ओपन होगी। अगर पहली को कंप्लीट नहीं किया तो दूसरी पर भी पहुंच नहीं पाओगे। और यही एक चीज़ है जहां आपको कंसंट्रेशन या फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरा कहां करना है, वो है अपने एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना। एनर्जी तो बहुत अच्छी है, एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिविटी बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और माइंड में कोई निगेटिविटी नहीं है, वो पुरानी निगेटिविटीज़ दिमाग से हट भी चुकी हैं। प्रेजेंट टाइम में चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। लेकिन अब ये जो अच्छा है इसमें ज़्यादा अच्छा होने के और कैजुअल होने की ज़रूरत नहीं। कैजुअल मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा अनकंफर्टेबल होइए थोड़ा अनकंफर्टेबल होइए ताकि चीज़ें आपके अनुसार चलनी शुरू हों। जब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को चलाना चाहते हैं तो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आपको मुड़ना पड़ता है। अगर सिचुएशनली आप मुड़ेंगे नहीं तो आगे नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारी कंपनीज हमारी दुनिया में एग्जांपल हैं जिन्होंने मार्केट ट्रेंड के हिसाब से खुद को नहीं चेंज किया क्योंकि उन्हें लग रहा था भाई वो तो नंबर 1 है, और वो फेल हो गए। अब मैं नाम नहीं लूँगा उन कंपनीज का, आप भी जानते होंगे, उनके बारे में मीम्स बनते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर आते भी रहते हैं। दैट मीन्स कभी कभी आपको अपने आप को मोड़ना होता है और कभी कभी सिचुएशन मोड़ती है तो भी मुड़ना होता है। अगर आप मुड़ने से या परिवर्तन लाने से या परिवर्तित होने से मना नहीं करते तो आप
अपने कंजर्वेटिवनेस की वजह से या अपने उस आरामदायक मोड में रह जाने की वजह से वहीं रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस चीज को समझें। पाइल नंबर 1, सफलता अर्जित करने के लिए आपको कंफर्टेबल जोन से थोड़ा निकलना है और टॉप पर पहुंचने की कोशिश को बंद करके एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। पहला स्टेप कंप्लीट, फिर दूसरे पर टारगेट, फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरे पर टारगेट। ऐसे करके आप मतलब ये सेकेंडरी टारगेट्स बना लीजिए और अल्टीमेट टारगेट टॉप वाले को रहने दीजिए। उस टारगेट को शिफ्ट नहीं करना है। टॉप पर तो पहुंचना ही है ना, वरना एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे कहाँ। पता भी होना चाहिए ना कि हमें वहां पहुंचना है, तभी वहां पहुंचेंगे। ओशो ज़ेन कार्ड मेरे हाथ में। आज मैंने ओरेकल कार्ड्स नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे इस रीडिंग के लिए इंट्यूशन था कि मैं ओशो कार्ड्स को यूज़ करूं। तो पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द रिबल। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज द सोर्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है गिल्ट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है नोथिंगनेस। इस कार्ड का नाम है नोथिंगनेस, नथिंगनेस नहीं है। द आउटसाइडर आखिरी कार्ड। नोथिंगनेस और नथिंगनेस में क्या फर्क है? नथिंगनेस होता है कि कोई भी चीज नहीं है। नोथिंगनेस का मतलब होता है कि जिस चीज को होना भी चाहिए था, जिस चीज की संभावना भी थी, वो भी नहीं है, खत्म है एकदम से, शून्य। शून्य मीन्स नील, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली शून्य भी नहीं कहूंगा, ये कार्ड कहता है नहीं भाई शून्य में तो फिर शून्य है, यहां तो शून्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बुरा मान गया था ये कार्ड। कहता कि नोथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब शून्य। ये कार्ड मुझे समझा रहा था, उठा लेते हैं इसको। दिस कार्ड सेज टू मी कि नथिंगनेस मीन्स जीरो, नथिंगनेस मीन्स नथिंग, लेकिन नोथिंगनेस मीन्स द नथिंग और द जीरो और द शून्य डज नॉट एग्जिस्ट। नथिंग, व्हेन नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तब नोथिंगनेस होती है। ये वो समय है एक तरह से जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं था। नासदी सूक्त भी कहते हैं जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। तो वो एक क्वेश्चन था। चलिए, ओशो का कार्ड है जो कहता है कि आपको अपने आप से, खुद से विद्रोह करने की जरूरत है। आपका अपना जो एटीट्यूड है, आपका अपना जो माइंडसेट है, आपका अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बना है, उससे विद्रोह करके हट जाइए, अपने नेचर को परिवर्तित करिए। अगर उस पर्टिकुलर काम में बार बार असफलता मिलती जा रही है और आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आपको हटना होगा। जैसे ही आप विद्रोह करते हैं आपको एक नया आयाम नजर आएगा, एक नया रास्ता, एक नई दुनिया सी दिखनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप लगे लगाए पैटर्न पे काम कर रहे थे। अब आपको रिबल का कार्ड कहता है हट जाइए उस चीज से। वही है जो हाई प्रीस्टेस ने बताया, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं या अपने लगे लगाए एक रूटीन पैटर्न से हटते हैं तो आपको नई चीजें दिखनी शुरू होती है, फिर नया विजन शुरू होता है। लेकिन उस नए विजन में आपको गिल्ट नहीं लानी। क्यों नहीं लानी है? गिल्ट का कार्ड क्या कहता है? कहता है वो पुराना जो समय आपने गंवाया या उतने चीज समय तक आप असफल रहे, भले अपनी गलती से रहे, चलो ठीक है अपनी गलती से मान लेते हैं, भले आप अपनी गलती से असफल रहे, लेकिन उसे गिल्ट नहीं बनाना है कि मैंने इतना समय खो दिया। हाय तौबा नहीं करनी है, वो हाय तौबा नहीं करनी है कि मैंने इतना समय खो दिया। वो समय आपके लिए शायद नहीं अच्छा था इसलिए वो गया, तो जो गया वो गया, क्योंकि अब प्रेजेंट है, पास्ट को तो बदल नहीं सकते। प्रेजेंट में परिवर्तन ला सकते हैं जिससे फ्यूचर चेंज हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने ये लाइन जो बोली है इसको मैं डिफाइन कर दूं कि मैं अपने प्रिडिक्शंस के बारे में भी यही कहता हूं कि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर हमेशा बदल सकता है, हमेशा। डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरह के फ्यूचर होते हैं लाइफ में। आपका एक फ्यूचर तो डेफिनेट है जो ईश्वर और विधाता ने लिख दिया है कि भाई ये होकर रहेगा, लेकिन आप अपने कर्मों से उसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मों का जो कर्म फल है और इसी जन्म का जो कर्म फल है वो आपके फ्यूचर को बदलने की शक्ति रखता है। तो अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है। और नथिंगनेस का, नोथिंगनेस का कार्ड कहता है शून्य में, एक अज्ञात में, शून्य भी नहीं, कहता है एक अननोन में उतर जाइए। जब आपको ये लगता है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो पता नहीं सफल होंगे या नहीं, कब वहां पहुंचेंगे सफलता तक, कब मिलेगी सफलता, तो कहता है छोड़ दीजिए उस चीज को। टारगेट को रख लीजिए लेकिन बाकी छोड़ दीजिए, कब, कैसे, क्यों, कितना, साइड कर दीजिए और फिर निकलिए। आउटसाइडर का कार्ड है जो कहता है कि यात्रा का समय है
और यात्रा तभी पॉसिबल है जब आप घर से बाहर निकलें। घर में बैठकर गूगल मैप पर यात्रा करने को यात्रा नहीं कहते। अब तो गूगल अर्थ आ गया है और स्ट्रीट व्यू भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही। घर में बैठ के कुछ भी देख लीजिए, लंदन घुमाइए, लेकिन लंदन वाले इंडिया घुमाए, वाइस वर्सा। लेकिन वो घूमना नहीं हुआ, वो वर्चुअल है। वर्चुअल दुनिया क्या होती है? वर्चुअल बर्गर नहीं खा सकते, वर्चुअल पिज्ज़ा खा के मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे देख करके, फिर तो वो सचमुच का होना चाहिए ना। तो इसलिए आउटसाइडर का कार्ड है जो कहता है कि अब बाहर की ज़रूरत है, लेकिन बाहर क्या है इसके बारे में चिंता नहीं करनी। अगर चिंता करके गए तो चिंता तो बहुत समय से चल रही थी, कुछ हुआ तो है नहीं। अब चिंता को छोड़ दीजिए, अपने आप को ईश्वर की शरण में, ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर को एक तरह से कहते हैं कि अपनी गाड़ी की बागडोर दे दीजिए, अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को दे दीजिए और फिर आराम से बैठ जाइए, ईश्वर चलाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है कि ईश्वर आपकी गाड़ी को चलाएं और आप पीछे बैठे रहिए आराम से। किसी ऐसे व्यक्ति पर, भले ही वो ईश्वर क्यों ना हो, अपने जीवन को छोड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। क्योंकि तब आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या आने वाला है, और जब आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या आने वाला है, तभी एक तरह से यूनिवर्सल डोर्स ओपन हो जाते हैं, तब समष्टि आपके समक्ष खुल जाती है। तभी सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं, जब उन्हें नहीं पता होता कि क्या मिलेगा। सिद्धार्थ ने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी ना, बहुत सारे गुरु बनाए थे। 12 साल का जो उनका टेन्योर था राजमहल छोड़ने के बाद में, बहुत सारे सैकड़ों गुरु बना लिए, सबसे सीख लिया, बहुत कुछ सीखा, और सारा सीखा व्यर्थ चला गया। और एक रात सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे, लेटे और सो गए, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। और उसके बारे में कथाएं हैं। सिद्धार्थ जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर छोड़ दिया कि अगर ज्ञान नहीं मिल रहा इतना सीखने के बावजूद, तो फिर छोड़ो ज्ञान को ना, नहीं चाहिए फिर। और उसी रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उसी पेड़ के नीचे। तो उसके बारे में भी कहा है कि जब वो ज्ञान मिला तो बुद्ध ने अपने सबकॉन्शियस में उस ज्ञान से पूछा कि मैं कब से खोज रहा था तुम्हें, कब से खोज रहा था तुम्हें, पता है तुम्हें कितनी टीस थी, कितनी ललक और चाहत थी खोजने की, और तुम अब मिले ऐसे। तो ज्ञान ने पलटकर जवाब दिया कि इससे पहले कि तुम तुम्हारी खोज शुरू करते, तुमने मुझे पा लिया था। मतलब वो 12 साल का भटकना मेरी खोज था ही नहीं, वो कुछ और था जो तुम कुछ और कर रहे थे भाई। वो ज्ञान की खोज नहीं थी, वो तो वही थी जब तुमने सारे चीजों को छोड़ा, नथिंगनेस में चले गए, एक अज्ञात में प्रवेश कर गए। क्योंकि मैं अज्ञात में ही हूं, जब तक तुम इसमें आओगे नहीं मुझे पाओगे नहीं। तुम जैसे ही आने को तत्पर हुए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो ये आपके लिए है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएंगे, एक एक कदम करके आगे बढ़ने और एक एक कदम की सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, बड़ी सफलता को साइड कर देंगे, अपने पुराने तौर तरीकों से बाहर आकर कंफर्टेबल जोन से निकल जाएंगे, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को गिल्ट नहीं लाएंगे अपने अंदर। एक तरह का गिल्ट का मतलब अपराध, कि मैंने गलत कर दिया, समय वेस्ट कर दिया, टाइम खराब हो गया, इतना समय, महीने, इतने साल मेरे वेस्ट हुए, ये सब सोचना बंद कर देंगे, तो सफलता के नए द्वार खुलेंगे और सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 1, इसी के साथ आपके लिए रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री यंत्र को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। श्री यंत्र अपने आप में बहुत विख्यात है, बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है और मल्टीपल जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। माता लक्ष्मी का इसको श्री यंत्र माना जाता है। 10 महाविद्याओं में से एक कमला देवी का ये श्री यंत्र है, जो माता लक्ष्मी के साथ, कमला भी माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। और श्री यंत्र के बारे में बता दूं कि श्री यंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी जो महादेवी हैं, 10 महाविद्याओं में एक हैं, उन्हीं का ये श्री यंत्र है। और माता लक्ष्मी ने उनकी तपस्या करी थी और तपस्या के बाद उनके साथ एकाकार होने का प्रार्थना किया था कि मुझे आपके साथ एक रूप हो जाना है, समाहित हो जाना है आपके साथ में। तो उस समय उन्होंने श्री यंत्र माता लक्ष्मी को दे दिया था और कहा था इसके जरिए ही तुम मेरे साथ एकाकार में आ सकती हो। तो उस तरह से माता लक्ष्मी का वो कमला रूप विकसित हुआ, जो श्री यंत्र के लिए विख्यात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आपके लिए और देखते हैं कि बार बार की असफलता से कैसे बचें। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द फूल। बहुत प्यारा कार्ड आया लास्ट में। द फूल के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। जो लोग आज पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं वो जान लें कि द फूल सचमुच बुद्धू, मूर्ख असल में टैरो में इसको बुद्धू या मूर्ख नहीं कहते। इसकी जो हिंदी है वो है विदूषक। ठीक है, विदूषक एक अलग ही प्रकृति के लोग होते थे। जैसे तेनाली रामा का नाम सुना होगा, वो विदूषक थे। ठीक है, तो इनको द फूल कहते हैं ये लोगों के लिए द फूल हो सकते हैं, लेकिन ये मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा समझदार और अक्लमंद होते हैं, क्योंकि ये शुरुआत भी करते हैं और अंत करना भी जानते हैं। टैरो कार्ड्स में मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स होते हैं। 22 कार्ड्स में 0 नंबर से शुरुआत होकर के 21 नंबर तक जो जाता है, ये द फूल की ही पूरी जर्नी है। 0 से 21 कार्ड तक द फूल ही अपने रूप को बदलता चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन के शिकार इस समय दिखते हैं आप, और ऐसा एक हैवी वेट माइंड के ऊपर एक बोझ सा आपके बना हुआ, जिसे कैसे उतारें इसके बारे में जानकारी नहीं है। परवाह तो आपको खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बोझ को कैसे साइड करें अपने माइंड से, और इस बोझ के साथ कंटिन्यू करना और इस बोझ के बिना कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये इस समय की सिचुएशन आपकी दिखती है। लेकिन इस बर्डन, इस एक बोझ के बावजूद जो आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो या आपकी मेंटल बोझ हो, आपके ऊपर मानसिक बोझ हो, इनके बावजूद आप इसके साथ अपने आप को आगे ले जाने को तत्पर हैं। एक तरह से आप मजबूर तो नहीं हैं, लेकिन फील ऐसा कभी कभी आ जाता है। असफलता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार असफल हुए। चीजें शुरू हुई, शुरुआत से आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के सफलता तक या आधे रास्ते तक पहुंचकर चीजें रिवर्स हो गई, और ये पैटर्न कई बार आपने फेस कर लिया होगा। समाज में आपकी रेपुटेशन की बात हो। अब रेपुटेशन में 2 है, एक ऑटोमेटिक रेपुटेशन जो आपकी बनती है और एक जो आप बनाते हैं। इन दोनों में ही एक तारतम्य नहीं बना है, एक लय नहीं बना, एक रिदम नहीं बन पाया। आने वाले समय को लेकर के कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा हो सकती है आपके दिमाग में कि आपको लगता होगा एक बार कि सब कुछ सही है, रास्ते पर है, अंडर कंट्रोल है, और दूसरे ही पल सारा कंट्रोल आपका गायब हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आपका जो माइंडसेट है वो हैंडल कर रहा है, और आपके माइंडसेट पर इस समय काफ़ी प्रेशर भी है। थोड़ा और पीछे पुरानी बातें करें तो उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन मिल बहुत कम रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार असफल ही हो रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी या जो शुरुआत थी, उस शुरुआत से वर्तमान कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन आने वाले समय के लिए आप अगर अपने पर और ईश्वर पर विश्वास कर लें, 2 लोगों पर, अपने पर और ईश्वर पर विश्वास कर लें, और अपने को एक ऐसी यात्रा में डालने की कोशिश करें जहां आप नए के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये थोड़ा समझा दूं। मान लीजिए आपने एक्स के लिए काम किया, ठीक है, कोई चीज़ आपको चाहिए, उसके लिए उसमें या किसी विषय पर सफलता के लिए आप प्रयासरत हैं। अब आगे का मामला यह है कि उस विषय पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी श्योरिटी तो आ नहीं रही है, लेकिन जीवन में आपको सफलता मिलेगी इसकी श्योरिटी आ रही है। दैट मीन्स आपके जीवन को ट्रैक पे ले आया जाएगा अगर आप अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें आने वाले भविष्य में आपके माइंड में चेंजिंग आ सकती है कि चलो ये वाला मामला छोड़ के हम इस पॉइंट पर निकल जाएं, यानी कि ट्रैक को बदल लें। अच्छा, ट्रैक को बदलने वाले मामले को थोड़ा डिफाइन कर दूं कि आपको अंदर से पुश आएगा कि ट्रैक को चेंज करना है, और उस चेंज करने के लिए जो पुश होगा उसका कोई रीजन नहीं होगा। रीजन लेस पुश ही सही पुश है। विद रीजन जो पुश आता है वो हमारे दिमाग का सोचा हुआ काम होता है, उसकी बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं देना, वो हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा होता है। अब बार बार की जो असफलता है उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप एक के बाद एक अपने आप को ओवरबर्डन करते चले जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बढ़ा लेते हैं,
और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा करके उसमें फंस करके अपने आप को असहाय और निरुत्तर फील करते हैं, तो उस फीलिंग से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिचुएशंस आपकी पकड़ में एक से ज्यादा बार आई हैं, कंट्रोल में आई हैं, लेकिन हर बार का कंट्रोल खोना समझदारी नहीं है। आपको होशियार रहना और समझदार होना चाहिए। चलिए अब ओशो ज़ेन कार्ड लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए ओशो ज़ेन कार्ड्स क्या इंफॉर्मेशन लाते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है शेयरिंग। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इनर वाइस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए कंप्रोमाइज। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए गोइंग विद द फ्लो। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है यह है द आउटसाइडर। आउटसाइडर अभी इसके ठीक पहले वाली फाइल के लिए भी 5वें नंबर पर ही आया था और यहाँ फिर से आ गया। आउटसाइडर के कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने क्राइटेरिया से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, अपने शेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, तब तक सफलता आपको मिलती नहीं है। आपको लगता है, आपको पता होता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या आपको पता होता है कि आप में साहस नहीं है, या आपको पता होता है कि अपने क्राइटेरिया रेंज से बाहर निकलते ही आपके अस्तित्व पर या उस मामले में आपके अस्तित्व पर सवालिया निशान आएगा, या आपके हार जाने की पूरी संभावना होगी, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। है ना, इतनी सारी निगेटिविटीज़ और वो भी सब सही। द फूल और आउटसाइडर, हालांकि ओशो ज़ेन कार्ड में भी एक द फूल का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर इनकी इंटरप्रिटेशन बड़ी गजब की मैच हुई है। द फूल कहता है कि जब तक आप यात्रा के लिए तैयार नहीं होते तब तक सफलता मिलती ही नहीं है, मिल ही नहीं सकती। ठीक है। आउटसाइडर कहता है कि जब तक आप उस चीज में जाने के लिए कदम रखने को तैयार नहीं होते जिस चीज के बारे में नहीं जानते, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने को अगर आप नहीं तैयार जिसके बारे में नहीं पता, तो एक्चुअली आपको सफलता नहीं मिल सकती। हमारी जो ये पृथ्वी है इस पर लोग आज देखिए मून पर जा रहे हैं और मार्स पे जा रहे हैं और उसके आगे जाने के प्लानिंग्स चल रही है। अगर स्पेस में, अंतरिक्ष में जाना है और वहां जाकर के क्या होगा इसकी गारंटी तो थी नहीं उस समय, और अगर वो रिस्क नहीं लिया गया होता तो आज कुछ पता भी नहीं होता। आज भी शायद बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते दुनिया चपटी है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बड़ी मज़ेदार आपको यहाँ शेयर करूँ कि पढ़ाया जाता है कि भाई गैलीलियो ने बताया था सबसे पहले कि दुनिया गोल है ना, और गैलीलियो ने बताया था दुनिया गोल है, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन सनातन धर्मों में ये पृथ्वी गोल है इसके बारे में बहुत पहले, हजारों साल पहले से जानकारियाँ अवेलेबल हैं। सनातन धर्मों की पुस्तकों में यह हजारों साल से लिखा है। यहाँ तक कि नारद पुराण में पृथ्वी की परिधि, त्रिज्या और व्यास निकालने के भी फार्मूलाज दिए हुए हैं। डायमीटर वगैरह निकालने के फार्मूला उसमें दिए हुए हैं नारद पुराण में। जिनके पास अगर घर पे होगी तो खोल के देख लीजिएगा, शायद अध्याय 2 में है। तो अगर आप निकलने को तैयार हैं और एक ऐसी अपनी टेंडेंसी या सोच बनाते हैं जब आप उस कुछ नहीं को भी, जो अभी कुछ नहीं है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप एक अलग ही मोड में आ जाते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरे लोगों के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करें, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक ध्यान रखें, केयर करें, और वो ये कि अपनी डीप फीलिंग और जो एकदम इनिशियल फीलिंग है, यानी अपनी गहरी वाली फीलिंग्स को और एकदम ताजी फीलिंग्स को नहीं शेयर करना अपने टारगेट के मामले में, जिस मामले में आप फेल हो रहे हैं या जिस मामले में सफलता चाहते हैं। आपको थोड़ा शांत होना होगा। कभी कभी आप सुनते होंगे या आपने ये सुना होगा, जाना होगा कि कहते हैं कि आप अपने पथ प्रदर्शक खुद भी बन सकते हैं, या आपकी आत्मा या ईश्वर आपके अंदर से आपको मार्ग दिखाएंगे। वो मार्ग तभी दिखा सकते हैं जब आप शांत हो जाएं, क्योंकि तभी उनकी आवाज़ सुनाई देगी, तभी वो हलचल महसूस होगी। और स्वयं का अपने, तो 2 चीज़ें हो गई। पहला, अब ध्यान से सुनिएगा, क्लोजर चल रहा है ये। सबसे पहला, अपनी गहरी फीलिंग्स और एकदम ताजी फीलिंग्स दोनों शेयर नहीं करनी, यह है पहला। दूसरा,
अपने दिल की आवाज को सुनने के प्रयास करने के लिए आपको थोड़ा अपने हलचल को शांत करना पड़ेगा। जब तक हलचल शांत नहीं होगी तब तक इनर वॉइस, अंदर की आवाज बाहर नहीं आएगी। सिचुएशन और परिस्थितियां जो भी होती हैं, सिचुएशन मतलब इंग्लिश, परिस्थितियां मतलब हिंदी, तो सिचुएशन जो भी होती है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करके आगे निकालने की कोशिश करें, लेकिन नए के लिए बिल्कुल तैयार रहें। नए के लिए रुकना नहीं है, नया चाहिए, नया आएगा और नए के लिए तैयार रहें। और अपने पर्सनैलिटी का, अपने टारगेट का, अपने प्रयासों का, अपनी सफलता और असफलता दोनों का किसी से कंपेयर ना करें कि यार वो और मैं, ये दोनों की किस्मत खराब है, ऐसा ना सोचें। क्योंकि ऐसा सोचने से सचमुच ये मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है और उसकी खराब होना हो, आपकी किस्मत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का काम ना करें। दूसरे व्यक्ति के साथ में या किसी सिचुएशन के साथ अपने को ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि जब आप पहली चीज एक कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को हल्का कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। दूसरा, जब किसी सिचुएशन के साथ आप खुद को जोड़ते हैं तब आप अपने आप को फिर कमजोर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सिचुएशनली चीजें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। तो इन दोनों चीजों से बचना है। और जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि बर्डन से बचें, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बोझ ना रहे। तो उस बोझ को ना लेने के लिए, यानी कि जैसे आपके ऊपर बोझ आता ही रहता है, एक के बाद एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो आपके काम को खराब कर देती है, बने बनाए खेल को बिगाड़ती रहती है। तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। अपने आप को इतना भी समझौतावादी नहीं बनाना कि आप सबको प्लीज करें और अपनी लाइफ खराब करें। अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो अपने काम में सफलता के लिए स्वयं पर विश्वास करके अननोन में आगे बढ़ने की कोशिश करें और अंदर की आवाज को सुने, फीलिंग्स दूसरों से ना शेयर करें। और साथ ही साथ जो दूसरे काम आपके पास एडिशनल आ रहे हैं, अगर आप ओवरबर्डन हो गए हैं तो वहां पर अपोज कर दें, मना कर दें कि अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते। हो सकता है किसी को बुरा लगे, तो कभी कभी बुरा लगने देना चाहिए। लेकिन सिचुएशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, परिस्थितियां जिस ढंग से आपको मोड़ती हैं, कहते हैं ना कि कभी कभी समय आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो वो वही है कि समय के साथ चलिए। समय सिखा रहा है ना, समय मोड़ रहा है आपको, भाई यहाँ से मुड़ जाइए। अब अपनी पर्सनालिटी में ये कर्व लेकर के आई, तो वो कर्व अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज में लेकर आना है। अगर वो चीज़ें आप करेंगे तो सफल हो पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। मैंने उम्मीद है आपको ठीक से क्लियर किया होगा कि आपको कैसे करना है। तो आज की रीडिंग, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने स्वर्ण कलश को चूज किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। माता लक्ष्मी के हाथों में ये सदैव रहता है और इसमें से सोने के सिक्के गिरते रहते हैं। इसे स्वर्ण कलश कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या आता है टैरो में, कि बार बार की असफलता से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कॉइन्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अपनी गलती, खैर आपकी गलती नहीं है इसमें, दूसरों पर भरोसा करना थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी, और उसके शिकार आप पास्ट में हो चुके हैं। जब दूसरों पर भरोसा करना या दूसरों को एक प्रिविलेज देना आपके लिए भारी पड़ा, तो उस चीज़ को हटा दें। अब उस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं लौट कर आने वाली, क्योंकि सतर्कता आपकी पहले से अच्छी हो गई है। तो जो पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ या आपको एक चीटिंग हुई या आपको बहुत बुरी तरह से परेशान करने की कोशिश हुई, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, वो रिपीट नहीं होंगी। पहली चीज़ तो ये है। वर्तमान में जैसा कि इस समय आप एक तरीके से चीज़ों को और सिचुएशन दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने किसी काम में सफल हो जाएं और वो सफलता आपको प्राप्त हो जाए,
तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, बिल्कुल सही लक्ष्य पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इससे थोड़ा पहले का जो कैजुअल मोड था, जिसमें से अभी अभी कुछ समय पहले ही आप बाहर निकले हैं, बिल्कुल बाहर निकले रहिए। और लेकिन जो कुछ और पहले की बात है, जब आप अपनी इमेज को एक आयाम देना चाहते थे, उस चीज को कंसीडर किए रहिए, उसे छोड़ना नहीं है, इमेज वाला मामला बनाए रखना है, क्योंकि इमेज आपको आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी उसकी, और उसे यूज करना है। पाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा गलतियां आपकी नहीं हैं पास्ट में, उस बड़ी गलती को छोड़ दें अगर, या उस सिचुएशन को छोड़ दें, खैर आपकी गलती नहीं कहेंगे, उसे सिचुएशन कहेंगे, जब किसी ने आपको धोखा दे दिया या किसी पर्सन ने आपको एक तरीके से इस्तेमाल करके छोड़ दिया, तो उन सारी चीज़ों को साइड कर दें। अब वर्तमान को देखें। वर्तमान में जब आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो इस मैनेजमेंट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो जाएं, सिस्टमैटिक वे में मैनेज हो जाएं, क्योंकि अगर ये सिस्टमैटिक वे में मैनेज नहीं होंगी तो सफलता नहीं मिलेगी। और सिस्टमैटिक वे में मैनेज करने के लिए जो थोड़ा बहुत समय चाहिए उसे ले लीजिए। आपके अंदर काफ़ी सारे निखार और परिवर्तन आ रहे हैं, जो आने वाले समय में आपको दिखेंगे, परिलक्षित हो जाएंगे। और उन निखारों में आप, उन परिवर्तनों में आप अपने आप को न सिर्फ एंजॉय करता हुआ एक सक्सेसफुल पर्सन पाएंगे, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रेसिव हो चुकी होगी। तो आपके लिए चीज़ें ठीक आई हैं। पाइल नंबर 3, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आप नहीं हैं। आपको बस चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में मैनेज करना है, ताकि उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में अच्छा आ जाए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने काम में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से जब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आपके फैमिली मेंबर्स आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते या मदद नहीं कर सकते, या उनकी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से साइड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन फैमिली मेंबर्स को अगर साइड करिएगा तो उन्हें फर्दर क्या प्रोग्रेस हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से, एग्जिस्टेंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अबेंडेंस। कार्ड नंबर 3 न्यू विजन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है लेजीनेस। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू स्ट्रेस। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड में जो स्ट्रेस का कार्ड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि ये पर्सन अपनी स्ट्रेस को एंजॉय कर रहा होता है। बिल्कुल एक तरीके से ओशो का अपना जो डॉक्ट्रिन है, ओशो की अपनी जो एक वे था, उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड बिल्कुल सही जस्टिफिकेशन देता हुआ, जिसमें ओशो कई बार उन्होंने कहा भी है कि शायद मैं नर्क के शैतान को भी संन्यास दे के शिष्य बना लूँगा। ये उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है। एक छोटी सी चीज़ को समझें, और वो ये कि आपकी जो पोजीशन है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप किसी मामले पर अपनी जिस पोजीशन को बनाए हुए हैं, सही पोजीशन है, इस पोजीशन पर आपको ही होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप इस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है, ये समझें पहले। एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि कैपेबिलिटी आप में ही है, और एक तरह से इस कार्य की पूर्ति जिसमें आप बार बार असफल हो चुके हैं, चीज़ें इस समय थोड़ी ठीक हुई हैं, उसमें आपको ही इस काम को करना था, आपको ही ये काम अंजाम देना था। इसलिए अस्तित्व ने, अस्तित्व मतलब यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्स ने, उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अस्तित्व कहते हैं, कि अस्तित्व ने आपको ही मौका दिया या आपको ही चुना इस चीज़ के लिए। लेकिन इस चीज़ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने आप को 2 मामलों में सही रखना होगा। सबसे पहला, अपने आप को कूल रखें, शांत बनाए रखें। शांत मस्तिष्क कई सारे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज को देख सकता है। शांत मस्तिष्क से ही एक नया विजन दिख सकता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो अपने आप को शांत बनाए रखें। अपनी यिन यान एनर्जी को, यिन और यांग 2 एनर्जी होती है जिसको नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। अपनी निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि निगेटिव एनर्जी बिल्कुल चाहिए ही नहीं, हटा दीजिए, नहीं, फिर तो पॉजिटिव एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी, तो उसका भी ज़रूरी है साथ। तो उस साथ को बनाए रखें, यानी दिमाग में अगर निगेटिव बातें आती हैं तो ठीक है,
पॉजिटिव आती हैं तो ठीक है, दोनों में से एक आ रहा है तो प्रॉब्लम, दोनों नहीं आ रहे तो भी प्रॉब्लम। अब चूंकि मैंने कहा ना कि अभी आपको चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में सिर्फ मैनेज करना है, और सिस्टमेटिक वे में मैनेज करने के लिए आपको एक नई दृष्टि की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए विज़न की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। और जब चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मैनेज हो जाएं फिर क्या करेंगे, ये तो बताया नहीं था उधर, तो ये ओशो ज़ेन कार्ड बताते हैं। कहते हैं जब वो सिस्टमेटिक वे में मैनेज हो जाए तो उसी सिस्टम को फॉलो करिए और वॉच करिए कि चीज़ें कैसे आपके फेवर में मूव करके सफलता दिला देती हैं। क्योंकि जब आपने सिस्टमेटिक वे बना लिया तो आपने एक मैकेनिज़्म बना लिया, और अगर मैकेनिज़्म बन गया तो वो मैकेनिज़्म चलना शुरू होगा, और जब चलेगा तो वो ऑटोमेट भी हो सकता है, और उसे ऑटोमेट करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। लेकिन उस सफलता के मिलने तक का जो स्ट्रेस लेवल होगा, बीच का, शुरुआत हो गई, सफलता मिली नहीं है, बीच का जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को कार्ड कहता है खूब एंजॉय करें, रिलैक्स रहें। क्यों? क्योंकि आपकी ओर से उस स्ट्रेस की एनर्जी उस कार्य की सफलता को थोड़ा और दूर कर देगी और उसे पास नहीं लाएगी। इसलिए थोड़ा अपने आप को इस मामले में मोटिवेट करें, और इस एक जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी या एक जो तनाव की स्थिति बनेगी कि भाई हमने तो सारी मेहनत कर ली, अब हमें सफल हो जाना चाहिए, उसमें जो वेटिंग का टाइम बचेगा, उस वेटिंग टाइम को यूटिलाइज करिए क्रिएटिविटीज़ में, उसे यूटिलाइज करिए कुछ ऐसी चीज़ें सीखने करने में जो आपको खुशी देती हैं। अगर आप ये करेंगे तो वो समय भी निकलेगा और सफलता भी मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तब क्या होगा, 6 ऑफ द वॉन्ड्स कहता कि जब वो सफलता आपके पास आएगी तो सामाजिक परिवेशों में आपकी सराहना होगी, आपके आगे लोग एक तरीके से इस तरह पेश आएंगे कि आपने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, और आपको अपने आप को सेलिब्रेट करना है, घमंड नहीं करना। ठीक है, सिर्फ सेलिब्रेट करना है, घमंड नहीं करना। घमंड से कैसे बचेंगे आप? अपने आप को थोड़ा सा कुछ ऐसी वाइड चीज़ें भी सिखानी शुरू करें, जैसे सफलता प्राप्त हो गई, अब एक अहंकार आ जाए कि अरे मैं तो सक्सीड हो गया भाई, हमने तो सफलता अर्जित कर ली, बड़ी मुश्किल थी लेकिन एट लास्ट हमने कर लिया। दैट्स वेरी गुड, ये मोटिवेशनल है। लेकिन अगर आपको लगे बाई चांस कि अहंकार बढ़ रहा है तो अपने आप को रीटारगेट करिए एक नए पॉइंट के लिए कि अब इसके बाद वहां जाना है। ठीक है, तो उस पर जब टारगेट कर देंगे तो वो अहंकार वहीं पर डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुद को कंफर्टेबल रख करके ही स्ट्रेस से बाहर भी आ सकते हैं, स्ट्रेस में एंजॉय भी कर सकते हैं, स्ट्रेस के मोमेंट में अपने आप को क्रिएटिव पर्सन भी बनाए रख सकते हैं, और अपने विज़न को ध्यान दीजिए और अपनी सफलता को अर्जित करिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।